आज हम जानेंगे टैली में लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप्स के बारे में। इन्हें कंट्रोल लेजर भी कहते हैं। देखिए टैली में क्या होता है, ये रिपोर्ट जो बनती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिनेरियो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले में जाके ये अलग अलग रिपोर्ट जो निकलती हैं, इनका बेस क्या होता है? इनका बेस होता है ग्रुप, लेजर ग्रुप। जब हम अकाउंट्स में इन्फो में जाके लेजर में जाके क्रिएट करते हैं लेजर, जैसे हमने लेजर बनाया रेंट पेड अकाउंट, और रेंट पेड का हमें ग्रुप रखना पड़ता है, तो ये जो ग्रुप की लिस्ट है यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उसी बेस पर वो रिपोर्ट के लिए तैयार करेगा। तो इसलिए ग्रुप को हमें बहुत स्पेशली ध्यान में रखकर सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस लेजर का क्या ग्रुप रहेगा। तो इन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। टैली में जो है टोटल 28 ग्रुप दिए हुए हैं, इसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप। उससे भी पहले जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उसमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो लेजर जब क्रिएट करते हैं उसका ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो टैली ने उसमें 2 लेजर्स ऑटोमेटिकली बनाकर दे दिए हैं, यानी पहले से बना के दे दिए हैं। टैली में जब हम लेजर बनाते हैं तो एक लेजर को एक बार बनाना पड़ता है और लेजर का हमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी बेस पर टैली जो है रिपोर्ट सारी जनरेट करके देता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस वगैरह रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। अब टैली ने 2 लेजर पहले से बना के दे दिए हैं। टैली ये मानता है कि ये 2 लेजर तो जनरली काम में आएंगे ही बिजनेस के लिए, तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से लेजर से बहुत सारी रिपोर्ट्स इंटर रिलेटेड होती है, इसलिए इस लेजर को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि कैश लेजर को भी डिलीट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस लेजर को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। तो ये जो लेजर बनाते हैं इसमें हमें ग्रुप जो सेलेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। इन ग्रुप्स में 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, यानी कि टोटल 28 ग्रुप टैली ने दिए हुए हैं। इन प्राइमरी ग्रुप्स में सेकेंडरी को हम एलियास भी मान सकते हैं एक तरह से, लेकिन जो प्राइमरी मेन जो लेजर हैं, मेन लेजर कंट्रोल जो है, लेजर के ग्रुप जो हैं वो 15 मेनली हैं। उनमें 9 ग्रुप बैलेंस शीट में यूज होते हैं और बाकी के जो 6 हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। तो ये 6 लेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट और इनकम इनडायरेक्ट। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट डालते हैं, और बाकी के जो 9 हैं वो बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से 15 ग्रुप्स हैं। अब टैली में इन ग्रुप की लिस्ट देखनी हो तो हम कैसे देखते हैं? टैली में जो है इन ग्रुप की लिस्ट देखनी है कि टोटल ग्रुप कितने हैं, तो वो कहाँ देख सकते हैं? गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाइए। एक तो जब हम अकाउंट्स लेजर में जाके जब क्रिएट करते हैं, जैसे हमने रेंट पेड अकाउंट बनाया है, तो ये यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देती है। लेकिन इनकी प्रॉपर डिटेल देखनी है तो गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाइए और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पे देखिए पूरे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्राइमरी हैं ब्रांच एंड डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये जो है 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और बाकी सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। ये जो हैं बाकी के 13 सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो इसके अंडर में, देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड में बताया गया। तो इस तरह से प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स की लिस्ट हम यहाँ देख सकते हैं। इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल हम देखते हैं कि कौन से लेजर का क्या ग्रुप रहना चाहिए। देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में होता है बैंक अकाउंट होता है, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी होता है, लगभग ये सेम है। बैंक अकाउंट यानी जो भी हम बैंक का लेजर बनाते हैं, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, तो इन बैंक का ग्रुप बैंक रहेगा। बैंक ओसीसी या ओवरड्राफ्ट, जब हम लोन लेते हैं तो उसका ग्रुप बैंक ओसीसी या ओडी रख सकते हैं। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ब्रांच एंड डिवीजन, यदि हमारी ब्रांच का कोई लेजर बना रहे हैं तो उसका ग्रुप हम ब्रांच एंड डिवीजन रखेंगे। कैपिटल और ड्राइंग लेजर का ग्रुप कैपिटल होता है।
कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो भी पैसा है वो कैश इन हैंड कहलाता है। करंट असेट्स, असेट्स दो प्रकार की होती है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स ग्रुप भी आगे दिए हुआ है। तो करंट असेट्स ऐसी संपत्तियां जिनको हम तुरंत बेच सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो पैसों की और जिसे बेचना चाहें उसे करंट असेट्स के अंदर रखते हैं, और जो तुरंत ना बिके उसे फिक्स असेट्स में रखना है। करंट लाइबिलिटीज, जो छोटी मोटी देनदारियां हैं, करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। डिपॉजिट असेट्स, जमाएं जो कि संपत्ति के रूप में है, जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट में हमने कोई सिक्योरिटी जमा कराई है, लेकिन जिस दिन हम वो कनेक्शन कटवाएंगे तो वो पैसा रिफंड होगा, तो वो डिपॉजिट असेट्स कहलाता है। ऐसे कोई लाइट का कनेक्शन लिया है, कोई सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा कराया है जो बाद में हमको वापस मिलने वाला है, वो डिपॉजिट असेट्स कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं रिलेटेड टू गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाते हैं, और ऑफिशियली जो भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट P&L का पार्ट होता है। ये रिपोर्ट्स में हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ गुड्स में नेक्स्ट जो है डायरेक्ट इनकम्स। इनकम दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उससे जो डायरेक्टली इनकम होती है उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट वे में हो उसे इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे एक अनिल कंप्यूटर टीचिंग का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, उससे जो इनकम होगी वो उसके लिए डायरेक्ट इनकम होगी, लेकिन जो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, वो इनडायरेक्ट इनकम कहता है। तो ऐसे जो लेजर्स हैं जिनसे इनकम डायरेक्टली हो रही है, डायरेक्ट इनकम के अंडर में उन्हें रखना है। जैसे फीस प्राप्त करेंगे तो फी का ग्रुप क्या रहेगा, डायरेक्ट इनकम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्सेस आएंगे जैसे GST, TDS, TCS, इन सब का ग्रुप हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हैं। एक्सपेंसेस डायरेक्ट, तो जो पहले हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी का एलियास दिया है एक्सपेंसेस डायरेक्ट, दोनों एक ही चीज है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, जो ऑफिशियली खर्चे उनको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहते हैं, इसका एलियास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है। फिर होता है फिक्स असेट्स, जैसे कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह फिक्स असेट्स कहलाती है। इनकम डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के एलियास हैं। इनकम इनडायरेक्ट, जिनका हम बिजनेस नहीं करते और आय होती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव करना, इनकम इनडायरेक्ट कहलाता है। इसका एलियास दे रखा है, देखो, इनडायरेक्ट इनकम। इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम, दोनों एक दूसरे के एलियास हैं। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, उसका एलियास दे रखा है इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इसका एलियास दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा हमने ऐसी चीज खरीदने में लगाया है जिसको कि हम बाद में बेचना चाहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जैसे आज जमीन खरीद के रख ली है, लेकिन जमीन को इस रूप में खरीदा है कि उसकी रेट बढ़ेगी तो उसे वापस बेचेंगे, रीसेल करेंगे, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। या कंपनी ने शेयर खरीद लिए हैं दूसरी कंपनी के, उसे इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। लोन एंड एडवांसेस असेट्स, देखिए एक तो लोन होता है जो अपन लोन लेते हैं, वो लोन लाइबिलिटीज होता है, लेकिन यदि हमने लोन दे रखा है किसी को तो वो लोन एंड एडवांसेस असेट्स कहलाएगा। इवन हमने हमारे एम्प्लॉइज को कुछ पैसा एडवांस दे रखा है, उसका ग्रुप भी लोन एंड एडवांसेस असेट्स कहलाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स, छोटे मोटे खर्चे असेट्स के रूप में भी रखे जा सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल पर हुआ है, मास लेवल पर, तो उसे हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसका फायदा हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिलने वाला है। प्रोविजन होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बोनस, इस तरह के जो लेजर्स होते हैं जिनका पैसा हमें अगले साल में चुकाना है या अगले साल में देना है, उसके लिए पहले से हम प्रोविजन करके रखते हैं कि ये पैसा हमें अगले साल देना है। जैसे प्रोविजन फॉर बिजनेस हमने समझा। परचेज अकाउंट, तो परचेज लेजर और परचेज रिटर्न ग्रुप, दोनों लेजर्स का ग्रुप परचेज अकाउंट रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस या रिटर्न अर्निंग, ये एक दूसरे के एलियास हैं। रिजर्व एंड सरप्लस या रिटर्न अर्निंग यानी कंपनी लाभ का कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए या कुछ स्पेशल वर्क के लिए रिजर्व के रूप में रख देती है।
उसे रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग कहते हैं। ये अंडर कैपिटल ही होता है, यानी ये एक तरह की कैपिटल ही है, लेकिन ये मालिकों में बांटी नहीं गई है और बिजनेस में रिजर्व के रूप में रखी गई है। सेल्स लेजर और सेल्स रिटर्न लेजर का ग्रुप सेल्स अकाउंट रखा जाता है। सिक्योर्ड लोन, देखिए लोन लायबिलिटी होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक और अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। तो लोन छोटे मोटा बिजनेस है और हम काम कर रहे हैं तो लोन का ग्रुप लोन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़े बिजनेस की बात करें तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन अलग अलग रखना चाहिए, ताकि हमें ध्यान में रहे कौन से लोन हमने सिक्योरिटी बेस पर लिए हैं, कौन से अनसिक्योर्ड है। क्योंकि सिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट कम रहता है, अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। यदि हमने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो हमारे पास जब पैसों की आवक ज्यादा हो तो उन अनसिक्योर्ड लोन को पहले सेटल किया जाता है। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कौन से लोन सिक्योर्ड है, कौन से लोन अनसिक्योर्ड है। स्टॉक इन हैंड, माल का जो स्टॉक की डिटेल रखना है तो वो स्टॉक इन हैंड में रखा जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर जो है लेनदार, जो हमसे पैसा मांगता है वो हमारा लेनदार है। जिससे हमने कोई सर्विस ली है या माल खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। इसी तरह से सन्ड्री डेटर, जो हमें पैसा देगा, अंतिम परिणाम में जो हमें पैसा देगा वो हमारा डेटर है। किस चीज का पैसा देगा, या तो हमने उसे माल बेचा है या किसी तरह की सर्विस दी है, कोई गाइडेंस दी है, ट्यूशन फी, कोई भी जिस तरह का उससे पर्सन से हम पैसा प्राप्त करेंगे, यानी जो हमें पैसा देगा वो हमारा डेटर कहलाएगा। अनसिक्योर्ड लोन हमने देखा ही था। उसके अलावा एक सस्पेंस अकाउंट भी है। कई बार ये एक सस्पेंस अकाउंट होता है, कई बार हम किसी लेजर के बारे में क्लियर नहीं होते हैं ये पैसा किस चीज का है, तो उससे सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसे किसी पार्टी ने हमें पैसा दिया है कि ये पैसा मेरा जमा कर लो, लेकिन उस पार्टी से जो हमारा बिजनेस होता है दो अलग अलग फर्म से होता है। एक पर्सन की दो फर्म है या दो अलग अलग ब्रांचेस है जहां पर हम माल सप्लाई करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अभी जो पैसा कराया है जमा, वो कौन से ब्रांच का कराया है या कौन से बिल का कराया है, यदि उस पार्टी ने नहीं बताया है तो उसे हम टेम्परेरी तौर पर सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं। तो ऐसे लेजर्स कोई बनाते हैं, उसका ग्रुप हमें सस्पेंस अकाउंट रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कौन से लेजर का क्या ग्रुप रहना चाहिए। ये रिपोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से जो लेजर बनाते हैं उस समय लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, यानी ग्रुप को बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। इन्हें कंट्रोल लेजर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इनको यूज करना चाहिए। हमने ग्रुप के बारे में देखा है, कंट्रोल लेजर के बारे में आज देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिकली लेजर कैसे बनाते हैं, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।